नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी महाविद्यालय सीवान। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान समय के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से तथा कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ था। इसका जो समय काल है वह 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, यानी 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 17वीं शताब्दी के मध्यकाल तक यह अपने आप कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष रूप में एक प्रशासनिक तौर पर भी यह एक मजबूत साम्राज्य की ओर इशारा करता है। जहाँ तक विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की बात है, तो वह मुख्यतः एक अर्ध सामंती व्यवस्था की ओर इशारा करती है। साम्राज्य का प्रशासन जो था, वो प्राचीन काल की जो सुस्थापित मान्य परंपराएं हैं, मान्यताओं और सिद्धांतों हैं, उन पर आधारित था। प्रशासनिक गतिविधियों तथा जो सिद्धांतों का जो कार्यान्वयन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह मुख्यतः एक सैन्य प्रशासन के तौर पर था और सैनिकों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी और राजा की शक्ति निर्धारित करती थी कि राज्य का प्रशासन किस तरह से रहेगा। प्रशासन चूंकि सैन्य प्रधान था और राजतंत्र था, तो निश्चित तौर पर एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी और शासकों का ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि उनकी शासन व्यवस्था एक शक्तिशाली हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, सेना सुसज्जित एवं अनुशासित हो, तभी जाकर के वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब के बीच में जब इस ऐसी केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था होगी, तो निश्चित तौर पर इस प्रशासन में सम्राट या राजा की प्रमुख भूमिका होगी। वह सैनिक, असैनिक और न्यायिक समस्त विषयों की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक रहेगा। मध्यकालीन युग के अन्य शासकों की तरह ही विजयनगर साम्राज्य के शासक भी निरंकुश थे। वह साम्राज्य के असैनिक प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, सैनिक विषयों में समुचित ध्यान देते थे तथा अपने समक्ष प्रस्तुत न्यायिक प्रतिवेदनों पर सर्वोच्च एवं निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में न्याय करने की कोशिश करते थे। लेकिन यह भी माना जाता है कि जो प्राचीन मान्यताएं और जो धर्म की बातें वे करते हैं, जैसे कृष्णदेव राय लिखते हैं कि राजा को अपने चारों ओर राजतंत्र में कुशल एवं निपुण व्यक्तियों को एकत्रित करके शासन करना चाहिए तथा वह जन समुदाय की भावनाओं आकांक्षाओं को सम्मान करना चाहिए और जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहना चाहिए। यदि आप कह सकते हैं कि धर्म और नैतिकता का नियंत्रण उन पर बरकरार रखता था, लेकिन यह अलग-अलग राजाओं की जो चरित्र है, उनकी जो आचरण है, उस पर वो निर्भर करता था कि कौन राजा किस तरह से शासन में अपनी निरंकुशता को तय करेगा। और साम्राज्य, जैसा कि हमने पहले कहा कि वह एक विशाल सामंतवादी संगठन था और शासक इस संगठन के शीर्ष पर था। सामंतवादी शासन व्यवस्था में जैसा कि होता है कि एक हायरार्की, एक पद सोपान रहता है, विभिन्न पदाधिकारी एक पद सोपान की श्रृंखला में बंधे रहते हैं और प्राचीन काल और मध्यकाल में राजतंत्र की जैसी शासन व्यवस्था थी, उसमें राजा को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय शासन में प्रांतीय गवर्नर राज्यपाल होते थे, सेनाध्यक्ष होते थे, पुरोहित, विद्वान, कवि समूह भी होते थे, जो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं में नवरत्न, तो ऐसे विद्वत जनों को भी राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था और जब तक राजा की कृपा रहती थी, वो अपने पद पर बने रहते थे। कोषाध्यक्ष भी होते थे, जो राज्य के सारे खजाने का वो देखभाल करते थे। अब हम देखते हैं कि साम्राज्य को कितने प्रांतों में, निश्चित तौर पर जब बड़ा साम्राज्य रहेगा तो उसका विभाजन भी प्रांतीय स्तर पर होगा। तो विजयनगर साम्राज्य को भी प्रशासनिक सुविधा के लिए कई भागों में बांटा गया था। कुछ विदेशी लेखक तो इन प्रांतों की संख्या 200 तक लिखते हैं। कृष्ण शास्त्री के अनुसार साम्राज्य बड़े जो प्रांत थे वो 6 प्रांतों में विभाजित थे और प्रत्येक प्रांत में एक महाराज्यपाल होता था, जिसको नायक कहा जाता था। और महाराज्यपाल आम तौर पर राजकुल का राजकुमार या कोई शक्तिशाली सभासद या शक्तिशाली सामंत ही इसका इस पद को धारण करता था। प्रांतीय राज्यपाल वेतनभोगी अधिकारी नहीं थे। ये राज्यपाल व्यवहारिक रूप में अपने क्षेत्र के स्वामी होते थे। उन्हें निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां भी रखनी पड़ती थी और राज्य की आवश्यकता के समय उन सैनिक टुकड़ियों को केंद्रीय सेना के साथ युद्ध के लिए भेजना पड़ता था। यानी आप कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सामंतवादी व्यवस्था की छाप अभी भी दिखाई पड़ रही है
और सैलरी या वेतन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें राज्य की भूमि से ही कर प्राप्त करके उस पर अपना उस राजस्व से अपनी आय से काम चलाना रहता था और उसकी एक निश्चित राशि केंद्र सरकार को भेजनी पड़ती थी। प्रत्येक महाराज्यपाल जो अपनी सेना रखता था, वो दरबार भी लगाता था और अनुग्रह अनुदान भी देता था और अपने निश्चित क्षेत्राधिकार में एक तरह से निरंकुश शासक की तरह व्यवहार करता था। सामान्यतः महाराज्यपाल जनता के प्रति अत्यधिक कठोर होते थे, क्योंकि आय के लिए कृषि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था और उससे आय प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर होना पड़ता था। लेकिन वे चाहते थे कि आय बढ़ाने के लिए कृषि में सुधार हो, का विकास हो। और मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि इस काल में विजयनगर साम्राज्य में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धर्म की रक्षा, मंदिरों का निर्माण, अन्य ऐसे ही कार्यों के प्रति ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कुशल पूर्वक किया करते थे। अब ये महाराज्यपालों के निकट के से नीचे जो हायरार्की में आते हैं, वे छोटे सरदारों का वर्ग था, जिसे हम पॉलीगर या प्लेगर भी कहते हैं। पॉलीगर शब्द का अर्थ होता है कि अस्त्र शस्त्र से सज्जित एक खेमा। पॉलीगरी को नियुक्ति स्वयं शासक करता था। भूभाग के राजकीय राजस्व का एक निश्चित कर देते थे। इसके बदले में पॉलीगर शासक को सैनिक सेवा देते थे। निर्धारित भूभाग का निश्चित किराया भी वे शासक को देते थे। सामान्यतः अब इनके कर्तव्य क्या थे? सामान्यतः हम पाते हैं कि सार्वजनिक हितों की सुरक्षा का दायित्व इन पर होता था। आंतरिक विद्रोह हो तो उनका दमन करेंगे। असामाजिक तत्वों जैसे कि चोर, डकैत, राजधानी करने वालों को वे दंडित करेंगे और अपने क्षेत्र के अधिकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। स्थानीय जो अभिलेख मिले हैं विजयनगर साम्राज्य के, उनसे ज्ञात होता है कि विजयनगर साम्राज्य के उत्तरार्ध में प्लेगर या पॉलीगर विघटनकारी तत्व बन गए थे, क्योंकि केंद्रीय सामंतवादी व्यवस्था में केंद्रीय शासक की भूमिका धीरे धीरे कम हो जाती है और जो स्थानीय तौर पर प्रशासन चला रहे हैं उनकी भूमिका बढ़ती जाती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन या विघटनकारी के तत्व सभी जगह मिलते हैं और विजयनगर साम्राज्य इसका अपवाद नहीं था। और जैसे ही केंद्रीय शासक कमजोर पड़ते हैं, वैसे ही पेलेगोनी की भूमिका बढ़ जाती है और वे आपसी वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष तथा विद्रोह में व्यस्त हो जाते हैं। प्रांतीय प्रशासन और ये जो उसके निचले प्रशासन के बाद हम देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर क्या प्रशासन था। तो स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रशासन की जो अंतिम इकाई थी वो थे ग्राम थे। ग्राम माना जाता है कि उस समय में सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर थे। उन्हें बाहरी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए निर्भर नहीं करना पड़ता था। अपनी आवश्यकता की सारी इकाई पूरी कर लेते थे। और गांव का प्रशासन ग्रामीणों की एक सभा चलाती थी, जिसके अपने लेखापाल होते थे, चौकीदार होते थे। ग्राम प्रशासन में राजकीय पदाधिकारी भी होते थे। इन अधिकारियों को भूमि अनुदान अथवा उपज के एक भाग के रूप में वेतन दिया जाता था। महानायकाचार्य नामक एक अधिकारी के माध्यम से राजा ग्राम प्रशासन पर अपना नियंत्रण और संपर्क बनाए रखता था। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान देनी चाहिए कि ग्राम सभाओं का स्थान अब धीरे-धीरे व्यावसायिक दलों ने ले लिया था। इन व्यावसायिक दलों को अय्यर कहा जाता है। इसमें 3 राजकीय अधिकारी होते थे, कर्णम, रेड्डी और तलारी, चौकीदार और अन्य प्रशासन की भूमिकाओं में नज़र आते हैं। इन अधिकारियों की गाँव के 9 अन्य ग्राम सेवक प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे और इनको ही आप अयंगर शब्द से चिह्नित किया जाता है। इन सेवकों को नगद अथवा वस्तुओं या भूमि के उत्पादन के एक हिस्से को वेतन के तौर पर दिया जाता है। यानी आप इस पूरी तरह देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य में कहीं से भी कैश सैलरी की बात नहीं है, नगद वेतन की बात नहीं हो रही, बल्कि भूमि उपज का हिस्सा या काइंड के तौर पर वस्तु के रूप में इनका भुगतान किया जाता है, जो कि सामंतवादी व्यवस्था का एक प्रमुख चिन्ह होता है। हम आगे देखते हैं कि परंपरा अब सैनिक प्रशासन की ओर हम बात आएंगे। सैनिक प्रशासन असैनिक प्रशासन के तरह ही सामंतवादी था, यानी राजा की अपनी सेना होती थी, उससे नीचे महाराज्यपाल या नायकों की व्यवस्था, फिर पॉलीगर की शासन व्यवस्था होती थी। ये सब जब आवश्यकता पड़ती थी राज्य को तो अपनी अपनी सेना से वे सहायता करने जाते थे। यानी अस्थाई राजा के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक तत्व की प्रधानता थी, तो राजा अपनी सेना भी रखता था और अच्छी संख्या में सेना थी। इस संबंध में हालांकि जो
वर्णन करने वाले उस समय के समकालीन लोग हैं, उनमें थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि विजयनगर के शहर में यानी राजधानी में ही केवल 40,000 सैनिक थे। उस सैनिकों की देखभाल के लिए एक सेनापति या सेनाध्यक्ष भी होते थे। तोपखाना का एक अलग से टुकड़ी होता था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि माना जाता है कि हिंदू धर्म और इसके वे काफ़ी संरक्षक थे, लेकिन तोपची में हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के तोपचियों में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी थी। और इस तरह से सैनिक व्यवस्था के अध्ययन करने के पश्चात हम अंत में कह सकते हैं कि साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह एक सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें हायरार्की या पद सोपान, चाहे वो सैनिक प्रशासन हो या असैनिक प्रशासन हो, उसकी झलक मिलती है। वेतन के तौर पर नगद की बात नहीं दिखाई पड़ती है और मुख्यतः भूमि अनुदान के द्वारा या कह सकते हैं कि भूमि के राजस्व के एक हिस्से के तौर पर हम वो देखते हैं कि उनको वेतन दिया जाता था। साम्राज्य की व्यापारिक गतिविधियां भी उस हद तक नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि विकसित अवस्था में एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी की बात दिखाई देती है। और आमतौर पर ग्राम जो थे, जैसा कि हमने कहा कि वो सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर थे, बहुत अधिक ट्रेड एंड कॉमर्स की वहाँ संभावना भी नहीं थी। और जो राज्य की आमदनी का मुख्य जो स्रोत था वो भू राजस्व ही था। और लगभग 1/6 हिस्सा उन पर उन किसानों से कर लिया जाता था। इसके अलावा उस समय चरागाह से भी यानी पशु चराने के लिए भी कर लिए जाते थे, विवाह कर भी लिए जाते थे। अब्दुल रजाक जो कि एक यात्री था, उसने व्यापक कर संबंधी वर्णन किया है। उसने तो यहाँ तक भी लिखा है कि उस समय की वेश्याओं से भी कर लिया जाता था और करों का संग्रह नकद के रूप में कम और वस्तुओं के रूप में अधिकांशतः होता था। काइंड ही ये चलता था। तो इस तरह से हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक सुगठित थी, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, राज्य की आमदनी के स्रोत निश्चित थे और सैन्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धन्यवाद।